हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सरकारी बजट के घटक। लास्ट डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था बजट के बारे में कि बजट क्या होता है और बजट में कितने साल का डेटा होता है। आज हमें डिस्कस करना है कि बजट के घटक क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ बजट। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम सरकारी बजट के घटक की बात करते हैं ना, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आप लोग देख पा रहे हो पूंजीगत बजट और दूसरा राजस्व बजट। इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, गवर्नमेंट बजट, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सेकंड बस, मैं पेन ले लूं। हाँ, तो गवर्नमेंट बजट और गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया। रेवेन्यू बजट, जिसको हम राजस्व बजट कहते हैं, कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। फिर राजस्व बजट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। कैपिटल बजट या पूंजीगत बजट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। फिर रिवेन्यू रिसीट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टैक्स रिवेन्यू, कर राजस्व, नॉन टैक्स रिवेन्यू, गैर कर राजस्व। फिर टैक्स रिवेन्यू को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल बजट को कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, ये फ्लो चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जैसे हमने बजट के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था कि भाई बजट क्या है। तो बजट दो है, वो सरकार के द्वारा प्राप्त की गई अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बजट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, सरकार द्वारा प्राप्त की गई अनुमानित प्राप्तियां, जिसको कि हम रिसीट बोल रहे हैं, और सरकार द्वारा किए गए अनुमानित व्यय का विवरण है। अब देखो, प्राप्तियों को भी ना हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब जो फ्लो चार्ट हमने अभी देखा था उसी को बस हमने एक दूसरे तरीके से चेंज किया है ताकि समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। प्राप्तियों को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां। और व्यय को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। देखो, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल बहुत ध्यान से समझना है। ये कोई पर्सन है और इस पर्सन का नाम है ए। ये कोई पर्सन है, इनका नाम ए है। माना कि ए जो है, इसकी जो सैलरी है वो 2 लाख प्रति महीना है, 2 लाख प्रति महीना। सिर्फ उदाहरण के लिए आपको समझना है, और अगर आप इसकी कहानी समझ गए ना तो इजिली हम बजट के जो घटक है उसको आसानी से समझ जाएंगे। मैंने कहा कि इसके पास में जो प्राप्तियां हैं कुल, वो 10 लाख रुपए हैं। इसके पास 10 लाख रुपए आए। 10 लाख रुपए कैसे कैसे आए? 2 लाख रुपए की इसकी सैलरी है, 2 लाख रुपए का इसका वेतन है। माना कि 3 लाख रुपए इसने किसी से उधार लिए, 3 लाख रुपए इसने उधार लिए, और 5 लाख रुपए की इसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। 5 लाख रुपए की इसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कोई अपनी संपत्ति इसने बेच दी। तो उसको बेचने के बाद में इसके पास 5 लाख रुपए आए। तो ये 10 लाख रुपए ये हो गया इसका कुल प्राप्तियां। फिर इसको एक्सपेंस भी करना है, तो माना कि 5 लाख रुपए की इसने अपनी कुछ संपत्तियां बेची थी, तो इसने 6 लाख रुपए फिर संपत्ति में इन्वेस्ट कर दिए। 6 लाख रुपए इसने संपत्ति खरीदी, 6 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए इसने घूमने फिरने में खर्च कर दिए। ये केदारनाथ घूमने गया था। और 2 लाख रुपए इसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए। तो इसने 10 लाख रुपए इसने खर्च किए हैं। तो अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि इसको हमें इस बजट के फॉर्म में वर्गीकृत करना है, क्लासिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे? देखो, अगर मैं प्राप्तियों की बात करूं तो प्राप्तियां मैंने यहां पर लिख दिया 10 लाख। इसका जो व्यय है वो भी 10 लाख, डन। लेकिन प्राप्तियों को अब हमें डिवाइड करना है, पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति। इसमें से कौन सी प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है और कौन सी प्राप्ति राजस्व प्राप्ति। अगर आप ये समझ गए तो आप जो सरकारी बजट के जो घटक है आप उसको भी इजीली समझ जाओगे। देखो, जब भी मैं वेतन की बात करता हूं, तो वेतन जो है ना, वो किसी देयताओं या लायबिलिटी को क्रिएट नहीं करता है। जैसे मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी आ रही है, मेरी अपनी सैलरी है, मैं उसको जैसे चाहूं वैसे इन्वेस्ट करूं, जैसे चाहूं वैसे खर्च करूं। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं ना, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं,
तो पूंजीगत प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जो किसी भी व्यक्ति या गवर्नमेंट पर या तो देयताओं का सृजन करती है या उसके एसेट्स या परिसंपत्ति को कम करती है। तो पूंजीगत प्राप्तियों में क्या आएगा इसके हिसाब से कि जैसे एक तो उसने उधार लिया है 3 लाख रुपए, इससे क्या हुआ है कि इस पर लायबिलिटी क्रिएट हुई है। दूसरा क्या है, 5 लाख रुपए संपत्ति बेचकर आए तो पैसा तो आया है, लेकिन इसका जो एसेट था, जो उसकी परिसंपत्ति है, वो कम हुई है। तो ये 8 लाख रुपए है ना, ये पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाएंगे। मतलब 3 लाख रुपए उधार, 3 लाख का जो उधार है, और 5 लाख रुपए जिसने संपत्ति बेचकर आए वो पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाएगा। जब राजस्व प्राप्ति की बात करता हूं तो राजस्व प्राप्ति में वो प्राप्तियां आती हैं जो किसी व्यक्ति या अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उस पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है, ना ही उसके एसेट्स को रिड्यूस करती है, उसकी परिसंपत्तियों को कम करती है। तो उसमें क्या आ जाएगा, उसकी सैलरी आ जाएगी 2 लाख रुपए, उसका वेतन। इसी तरीके से पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है जो या तो किसी एसेट, किसी परिसंपत्ति को सृजित करता है, जो या तो किसी एसेट या परिसंपत्ति को सृजित करता है या लायबिलिटी या देयताओं को कम करता है। और राजस्व व्यय ना ही किसी परिसंपत्ति का सृजन करना है, ना ही देयताओं या लायबिलिटी को कम करना है, वो हो जाएगा राजस्व व्यय। देखो कई बार ऐसा होता है ना, खर्च तो सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ खर्च ऐसा है कि जो फ्यूचर में काम आता है, एसेट्स क्रिएट होता है। तो इस तरह का जो खर्च है, इस तरह का जो एक्सपेंसेस है, वो आता है पूंजीगत व्यय में। लेकिन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में रेंट पर रूम लेकर रहते होंगे, तो उनको हर महीने रूम का रेंट देना है, हर महीने खाने पीने में खर्च होगा ही। तो इस तरह का जो खर्च है वो राजस्व व्यय में आता है। तो प्यारे बच्चों, पूंजीगत व्यय में क्या आ जाएगा, पूंजीगत व्यय में आ जाएगा जो उसने संपत्ति खरीदी है 6 लाख रुपए की, और इसके साथ साथ जो उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए, और राजस्व व्यय में जो उसने घूमने फिरने में खर्च किए वो यहां पर आ जाएगा। तो ये तो हो गई ए का बजट। अगर हमें इसको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सोचना हो तो गवर्नमेंट की पूंजीगत प्राप्तियों में कौन सी प्राप्तियां आती हैं? गवर्नमेंट की पूंजीगत प्राप्तियों में वो प्राप्तियां आती हैं जो या तो गवर्नमेंट पर लायबिलिटी या देयताओं का सृजन करती है या उसके एसेट्स को रिड्यूस करती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे भारत सरकार जो है कई बार विदेशों से ऋण लेती है, उधार लेती है, कई बार वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन लेती है, तो जो वो लोन का पैसा है ना, वो पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं कि गवर्नमेंट के लिए पूंजीगत प्राप्तियों में क्या आएगा, गवर्नमेंट के लिए पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा ऋण, बाहरी ऋण या बाह्य ऋण प्लस विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। अब जिन बच्चों ने विनिवेश की क्लास नहीं देखी, अलग से मैंने इस पर एक पर्टिकुलर क्लास बनाई थी विनिवेश पर। तो विनिवेश क्या है, जब गवर्नमेंट अपनी परिसंपत्ति को बेचकर धन का सृजन करती है तो उसको क्या बोलते हैं, विनिवेश बोलते हैं। जैसे अभी LIC का डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया। राजस्व प्राप्तियां में वो प्राप्तियां आएंगी जो किसी लायबिलिटी को क्रिएट नहीं कर रही है, जैसे टैक्स, कर। और कर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अच्छा, टैक्स के अलावा भी कुछ आ सकता है क्या राजस्व प्राप्तियों में? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। जैसे फाइन्स, पेनल्टीज वगैरह, वो भी यहां पर आ जाएंगी। आप बाइक से कहीं जा रहे हो, हैं, तो पुलिस ने चालान काट लिया, तो वो भी किस तरह की प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्ति है। उससे कोई देयताओं को सृजन थोड़ा ही हुआ है गवर्नमेंट पर, समझ रहे हो? हाँ, जैसे रेलवे है तो रेलवे की जो इनकम है वो भी गवर्नमेंट की राजस्व प्राप्तियों में आएगी। फिर अब हम बात करते हैं पूंजीगत व्यय। तो प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट जो है वो रोड बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, तो जो आधारभूत बुनियादी ढांचा है उसके विकास में जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो कहीं ना कहीं पूंजीगत व्यय में आएगा। समझ रहे हो ना ये आप, ये वाली बात? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, राजस्व व्यय में क्या आएगा? जैसे आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है, पेंशन, सब्सिडीज, वो सब राजस्व व्यय में आता है। तो ये बजट के घटक है जिसको हम 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, प्राप्तियां और व्यय, और फिर हमने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देखना ये समझ में आया आप लोगों के? अच्छा, अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप लोगों को चैट बॉक्स में बताना है कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख भी लेते हैं। पूंजीगत बजट, इसमें पूंजीगत बजट का मतलब है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। अब इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ चुके हैं। पूंजीगत प्राप्तियां उन प्राप्तियों को दर्शाती है जो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, या देनदारियों जिसको बोलते हैं, इसके लिए एक परफेक्ट शब्द है देयताओं। तो देयताओं में वृद्धि का कारण बनती है। इसमें क्या शामिल है? परिसंपत्तियों मतलब विनिवेश,
दूसरा, राज्यों द्वारा उधार या ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन। कई बार गवर्नमेंट लोन देती है तो जो लोन वो वापस आता है ना, तो वो भी पूंजीगत बजट में आएगा। राज्यों द्वारा उधार या ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन। पूंजीगत व्यय, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, आधारभूत अवसंरचना में किया गया व्यय, जैसे सड़कों और अस्पतालों जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर दीर्घकालिक निवेश। सरकार द्वारा राज्यों को ऋण के रूप में या अपने उधारों के पुनर्भुगतान के रूप में दिया गया धन, तो ये भी जो है राजस्व व्यय में आता है। चलो, अच्छा, एक पॉइंट है बड़ा अच्छा, उसको यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बाहर से लोन लिया, बाह्य ऋण। तो प्यारे बच्चों, जो बाह्य ऋण है, तो बाह्य ऋण तो हो गया पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि इसकी वजह से जो लायबिलिटी है वो क्रिएट हुई है। ठीक है, अब बाह्य ऋण को चुकाना या बाह्य ऋण का पुनर्भुगतान। तो जो बाह्य ऋण का पुनर्भुगतान है, उदाहरण के लिए माना कि एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए का ऋण लिया, तो 10 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। अब इसको चुकाना है तो टैक्स के सही तो 12 करोड़ हो गया। 10 करोड़ का ऋण प्लस ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, ब्याज। तो जो 10 करोड़ का ऋण चुकाना है ना प्यारे बच्चों, तो ये आएगा पूंजीगत व्यय में। पूंजीगत व्यय क्या है कि देनदारियों को कम कर रहा है, लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। लेकिन इस पर जो आप इंटरेस्ट चुका रहे हो ना, ये आएगा राजस्व व्यय में। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व बजट, तो वैसे ही राजस्व बजट में 2 पार्ट आएंगे, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इस बार के बजट की बात करें, 2024-25 के अगर हम बजट की बात करें, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रुपी गोज टू। मतलब गोज टू का मतलब है पैसे का जाना, मतलब व्यय की बात कर रहा है। तो अगर हम इस बार के बजट की बात करें, तो अगर मैं टोटल व्यय की बात करूं, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो देखो इसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है ना, वो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। मतलब जो फंड क्रिएट होता है फिर उसको डिवाइड करना होता है स्टेट्स के बीच में, तो वो 21% है। सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट है 19%। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब वही है कि अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सा हो गया कि अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपए खर्च किए हैं ना, अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपए खर्च किए हैं, तो उन 100 रुपए में से 19 रुपए तो ब्याज के चले गए, जो बाहर से लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट के रूप में चले गए। मतलब गवर्नमेंट ने जो वास्तविक रूप से जो पैसे खर्च किए हैं अपने देश के हित के लिए, राष्ट्र हित में, तो वो कितने हुए? वो तो लगभग यहाँ पर आप 19 माइनस कर दो, 81 रुपीज हुए। मतलब 90 रुपए सिर्फ टैक्स के चले गए। जो इंटरेस्ट पेमेंट है, अभी हमने बात की थी, ये राजस्व व्यय में आता है, ये राजस्व व्यय में आएगा। हाँ, जैसे सब्सिडीज है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% है, ये सब भी राजस्व व्यय में आएगी, क्योंकि इनसे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। पेंशन, ये भी सब राजस्व व्यय में आएगी। देखना ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? आगे बढ़े। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुपी कम्स फ्रॉम, मतलब ये प्राप्तियों की बात कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के पास में 100 रुपए आए हैं ना, तो देखो, तो 27 उसने उधार लिए हैं, तो 27% उसने बोरोइंग किया, उधार किया। ये कहां पर आएगा? ये आएगा पूंजीगत प्राप्तियों में, ये आएगा पूंजीगत प्राप्तियों में, पूंजीगत प्राप्तियों में। हाँ, कि जो टैक्सेशन का पैसा है ये राजस्व प्राप्ति में आएगा, ये राजस्व प्राप्ति में आएगा। यहां पर आप देखोगे जीएसटी, राजस्व प्राप्ति, इनकम टैक्स, राजस्व प्राप्ति। अच्छा, इसमें आप याद रख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा जो प्राप्तियों में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है इस बार के बजट में, वो 27% बाह्य ऋण है और 19% इनकम टैक्स, आयकर, और फिर इनकम टैक्स के बाद है जीएसटी 18%। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सरकार के घटक को, सरकारी बजट के घटकों को अगर आप इस बार के बजट के साथ में लिंक करके पढ़ोगे ना, तो इसको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपके समझ में नहीं आया, तो आपको चैट बॉक्स में जरूर लिखना है कि सर देखो ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच अगेन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।